कैप्टन वहां पर खाई के अंदर गिरने से बच जाते हैं, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा फॉग होता है कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा होता है। तभी वहां पर कैप्टन अपने सोल्जर को एक इशारा करते हैं, जो इशारा पाते साथ ही वो सोल्जर अपने वाइंड एलिमेंट के 2 स्लैश लगाता है, जिसकी वजह से वहां का सारे की सारी धुंध छट जाती है और उनके सामने एक नजारा उभर कर आता है, जहां पर उसी रिटायनर की बॉडी आर्थर के स्पेयर के ऊपर टंगी हुई होती है और उसकी बॉडी से निकल रहा हरा खून रिस रिस कर जमीन पर जमा हो रहा था। कैप्टन उसे देखते हुए बोलते हैं कि आखिरकार ये चीज क्या है। तभी वहां पर कैप्टन की नजर अपने उन्हीं सोल्जर्स के ऊपर पड़ती है जो उनसे अलग हो गए थे। उनमें से एक सोल्जर जिसका नाम अल्ड्रिक था, उसकी बॉडी से एक पैर उसका कट गया था और उसका एक हाथ भी कट गया था। उसके साथी सोल्जर उसके घाव के ऊपर आइस एलिमेंट्स को यूज करते हुए उसके घाव को सील करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां पर कैप्टन की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है। जब वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि ये तो वही लड़का है। कैप्टन अपने मन के अंदर बोलते हैं, क्या इस लड़के ने अकेले इस क्रिएचर के साथ फाइट की है? तो यहाँ पर केवल एल्ड्रिक के आने की वजह से एल्ड्रिक का ये हाल हो चुका है, तो प्रोबेबली ये लड़का अब तक मर चुका है। वहां पर कैप्टन की नजर उस रिटायनर की बॉडी के ऊपर जाती है। कैप्टन अपने मन के अंदर बोलते हैं कि अगर जो मैं इस रिटायनर की बॉडी और इस लेंस की बॉडी को वापस लेकर गया तो मुझे बहुत ही ज्यादा बड़ा इनाम मिलेगा। ये सोचकर कैप्टन अपने एक सोल्जर को ऑर्डर देते हैं कि वो आर्थर की बॉडी को लेकर यहाँ पर आए। ऑर्डर पाते साथ ही वो सोल्जर तुरंत ही उस गड्ढे के अंदर उतर जाता है और आर्थर की बॉडी की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एल्ड्रिक चिल्लाते हुए उस सोल्जर को रोकने की कोशिश करता है। इससे पहले वो सोल्जर एल्ड्रिक की बातों को सुनता है या फिर एल्ड्रिक की बातों के ऊपर ध्यान देता है। इससे पहले उस रिटायनर की बॉडी से कुछ टेंटिकल बाहर आते हैं और उस सोल्जर के पैर को काट कर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। सोल्जर दर्द के मारे वहीं पर गिर जाता है और चीखने लगता है। लेकिन तभी वो टेंटिकल उस सोल्जर की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं और उसकी बॉडी को अंदर से ही चीर फाड़ कर अलग कर देते हैं। अपने सोल्जर की इतनी गंदी मौत देखकर कैप्टन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पीछे खड़ा सोल्जर तो उल्टी करने लगता है। वहां पर एल्ड्रिक बोलता है कि उससे दूर हट जाओ, जनरल ने कहा था कि अगर जो तुम उसकी बॉडी से डिस्टेंस बरकरार रखोगे तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। कैप्टन बोलता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर कोई बताएगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है? जो सुनकर आर्थर बोलता है नहीं। कैप्टन उसे बोलता है, आर्थर से पूछता है क्या तुम्हारा इस चीज के अंदर कोई हाथ है? जिसपे आर्थर बोलता है अगर जो तुम इस रिटायनर की डेथ के बारे में बात कर रहे हो तो हाँ, लेकिन अगर जो तुम अपने सोल्जर की डेथ के बारे में बात कर रहे हो तो नहीं। आर्थर बोलता है कि ये एक डिफेंस स्पेल है जो उसके मरने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया है। इसकी वजह से जैसे ये सेंस करता है कि इसके आसपास करीब कोई आ रहा है, वैसे ही ये अटैक करना चालू कर देता है। आर्थर की ये बात सुनकर कैप्टन गुस्से में अपने मन के अंदर बोलते हैं कि आखिरकार इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से बात करने की, जैसे कि मैं कोई बेवकूफ हूँ। कैप्टन आर्थर से पूछता है कि लेकिन आखिरकार तुमने उस सोल्जर की मदद क्यों नहीं की? तुमने उस सोल्जर को खतरे के लिए वार्न क्यों नहीं किया? इस पर आर्थर बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन क्या तुम मुझसे चाहते हो कि मैं यहाँ पर एक डेंजर का साइन लगा दूं? मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपने आप को होश में रख पा रहा हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें वार्निंग दूं। आर्थर की बात सुनकर कैप्टन बोलता है कि जनरल ये कोई समय नहीं है क्वेश्चंस को अवॉइड करने का। आगे की इंक्वायरी करने के लिए और क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे साथ काउंसिल चलना पड़ेगा। आर्थर वहां पर कैप्टन से बोलता है कि मेरे पास और भी ज्यादा काम है जिसे मुझे पूरा करना है, तुम जाओ, मैं काउंसिल अपने मन से ही आ जाऊंगा। आर्थर की ये बात सुनकर कैप्टन गुस्से में आ जाते हैं। वो गुस्से में अपने दांत को पीसते हैं। वहीं पर उस खड्डे के अंदर जिसके अंदर रिटायनर था उसी के अंदर वो छलांग लगा देते हैं। वहां पर नीचे छलांग लगाकर आर्थर से कहते हैं इंपॉर्टेंट मैटर एनिमीज के लीडर की इन्फॉर्मेशन से ज्यादा आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट है। कैप्टन इसी तरीके से आर्थर से बात कर रहे होते हैं कि तभी कैप्टन को चारों तरफ से वो टेंटिकल घेर लेते हैं। वो टेंटिकल पूरी तरीके से कैप्टन के स्पेयर को जकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर कैप्टन अपने स्पेयर को बहुत ही ज्यादा जोरों से घुमाते हैं, जिसकी वजह से सारे के सारे टेंटिकल वहीं पर कट जाते हैं। टेंटिकल्स को काट पीट कर कैप्टन बड़ी तेजी से आर्थर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी के साथ ही कैप्टन बड़ी तेजी से उस टेंटिकल के रेंज से बाहर आ जाता है। कैप्टन आर्थर की तरफ अपनी स्पेयर को पॉइंट करते हुए बोलते हैं सुनो लेंस, काउंसिल को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें। इससे पहले कैप्टन कुछ और बोलता, सिल्विया वहां पर कैप्टन से गुर्राते हुए बोलती है कि वहीं पर रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ से अलग हो जाएगा। सिल्विया के ये बोलते साथ ही कैप्टन वहीं पर रुक जाता है और पूरा सन्नाटा छा जाता है। ये देख करके सिल्विया बात कर सकती है कैप्टन के साथ सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहां पर आर्थर सिल्विया का सहारा लेकर उठ जाता है और सिर्फ लगाते हुए उसी गड्ढे के अंदर आ जाता है। आर्थर चलते हुए कैप्टन के एकदम करीब से निकल जाता है और कैप्टन हिल भी नहीं पाता। आर्थर चलते हुए उस रिटायनर की बॉडी के करीब जाने लगता है, जिसकी वजह से वो टेंटिकल आर्थर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो टेंटिकल आर्थर के करीब पहुंचते हैं, आर्थर अपने आइस एलिमेंट को यूज करते हुए उन सारे के सारे टेंटिकल को वहीं पर फ्रीज कर देता है। आर्थर उस रिटायनर की बॉडी के पास जाने के लिए चलते चलते आइस एलिमेंट की सीढ़ियां बना लेता है। आर्थर वहां पर उस रिटायनर की बॉडी के अंदर से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है। इसके साथ ही आर्थर उस रिटायनर की बॉडी को अपने आइस एलिमेंट के साथ पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। आर्थर ग्लोरी या किसी कैपेबल को यहाँ पर लेके आओ जो इस रिटायनर की बॉडी को काउंसिल तक लेकर जाए। मेरे पास कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट काम है जिन्हें मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बोलते हुए आर्थर अपने ऑरा को रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर कैप्टन भी थोड़े हैरान हुए होते हैं। कैप्टन तुरंत ही अपनी नील्स पे आ जाते हैं और आर्थर की बात को मान जाते हैं और वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है सिल्विया के ऊपर बैठकर वहां से निकल जाता है। सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहां पर सिल्विया आर्थर को बोलती है आर्थर हम लोग ड्वार्फ के बॉर्डर पर बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो सिल्विया के ऊपर लेटा हुआ होता है। आर्थर वहीं पर उठ जाता है। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि तुम लकी हो कि तुम्हारे पैर अभी भी काम कर रहे हैं। तुम्हारे रिलम हार्ट के पास विवियम के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर जो ग्रैंडमा यहाँ पर होती तो वो तुम्हारी मदद कर पाती। आर्थर बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुमने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मैं जितना भी आराम करूंगा मेरे पैर उतने ही जल्दी हील हो जाएंगे।
करेंगे। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि अगर जो तुम्हारा जो शक था वो सही निकला तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ना ही तुम फाइट करने की कंडीशन में हो और ना ही मैं। जिसपे आर्थर बोलता है कि लेकिन सिल्विया हमें ये जानने की जरूरत है। जिसपे सिल्विया बोलती है लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार अपने सर्च को स्टार्ट कहाँ से करें। जिसपे आर्थर बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, हालांकि मैं वीरेन के साथ यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। इसी के साथ वो लोग बात करते ही करते एक वैली के बीच में आ जाते हैं। यही से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। आर्थर एक क्लिफ के कंकड़ पर खड़ा हुआ होता है। सर्च करते करते वहां पर शाम हो गई थी, लेकिन उन लोगों को अब तक कुछ भी नहीं मिला था। तभी आर्थर को वहां पर कुछ मिलता है। आर्थर सिल्विया को बुलाता है और अपने सामने की वॉल के ऊपर अपनी उंगलियों से खटखटाता है तो वो पाता है कि वो वॉल पूरी तरीके से खोखली है। इसका मतलब इस वॉल के पीछे कोई गुफा है। सिल्विया आर्थर से उस वॉल के नीचे देखने के लिए बोलती है, जो सुनकर आर्थर भी नीचे देखने लगता है। आर्थर जैसे ही वहां पर अपने हाथ को रखता है वो जगह ग्लो करना चालू कर देती है। आर्थर थोड़ा सेंस करता है तो वो पाता है कि ये अर्थ एट्रीब्यूट के माना की है। तो वो चमकती हुई चीज आर्थर के हाथ के ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे देखकर आर्थर तुरंत ही अपने हाथ को वहां से हटा लेता है। आर्थर जहां से अपने हाथ को हटाता है वहीं पर आर्थर के उंगलियों के निशान पड़ गए थे। आर्थर वहां पर उस पाथ को खोलने के लिए अपने रिलम हार्ट को एक्टिवेट कर लेता है और अपने माना फॉर्मेशन को चेंज करते हुए की तरह इस्तेमाल करने लगता है। आर्थर जैसे ही अपने रिलम हार्ट को एक्टिवेट करता है उसके मुंह से खांसी आने लगती है और वहीं से खून आने लगता है। लेकिन तभी वहां पर आर्थर फिर से अपने हाथ को उस वॉल के ऊपर लगाकर अपने माना को की तरह इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से उस वॉल के ऊपर बहुत से पैटर्न बन जाते हैं और वो ग्लो करने लगते हैं। आर्थर भी ये देखकर थोड़ा शॉक हो गया था। वो पैटर्न ग्लो करते हुए बहुत बड़े हो जाते हैं और वहां पर एक पाथ खुल जाता है। आर्थर सिल्विया की तरफ थम्स अप करते हुए बोलता है कि मैं बेट लगाता हूँ तुम ड्रैगन्स ने कभी अपने रिलम हार्ट को इस तरीके से यूज करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। सिल्विया वहां पर उस गुफा के अंदर जाते हुए बोलती है कि अब तो मुझे ये सोचने में भी शर्म आ रही है कि भला मैंने तुम्हें पापा कह के क्यों बुलाया। आर्थर सिल्विया से बोलता है कि सिल्विया मेरे कंधे के ऊपर आ जाओ, लोग मुझे डिटेक्ट ना कर पाए इसलिए मैं यहाँ पर मिराज वॉल को यूज करने वाला हूँ। जो सुनते साथ ही सिल्विया वहां पर आर्थर के कंधे पर आ जाती है। आर्थर अपने मिराज वॉल को यूज करते हुए अंदर जाने लगता है। थोड़ी देर तक चलने पर आर्थर एक खुली जगह पर आ जाता है और वहाँ का नजारा देखकर आर्थर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर बहुत सारी अंडरग्राउंड टनल बनी होती है, दूर दूर से आकर इसी जगह पर कनेक्टेड थी और इन्हीं के बीच में एक टेलीपोर्टेशन गेट था जिसके अंदर से वाइत्रा बाहर आ रहे थे। और तुम्हें पता है कि इनको रास्ता कौन दिखा रहा था? डुआर्फ डाइसतन को धोखा देकर वाइत्रास के साथ मिल गए और ये शायद पहली बार नहीं है। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि आर्थर तुम्हारा शक सही था, डुआर्फ अलास्ट्रिया के साथ मिले हुए हैं। वहाँ पर उन दोनों के पीछे से कुछ सोल्जर्स बात करते हुए आने लगते हैं जो कि अलास्ट्रिया के सोल्जर थे। लेकिन जैसे ही वो लोग करीब आते हैं आर्थर और सिल्विया वहाँ से गायब हो जाते हैं। वो सभी के सभी लोग वहाँ से गुजर कर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर एक सोल्जर की नजर वहाँ पर दीवार पर पड़े एक क्रैक के ऊपर पड़ती है। सोल्जर उस क्रैक के अंदर झांक कर देखता है तो हमें दिखा जाता है कि सिल्विया और आर्थर उसी के अंदर छुपे हुए होते हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो वाइत्रा उन्हें ढूंढ नहीं पाता। तभी वहाँ पर दूसरे सोल्जर उस सोल्जर से बोलते हैं कि आखिरकार वो वहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से यहाँ पर आओ। सुनकर वो सोल्जर उन दोनों के पास से वहाँ से चला जाता है। आर्थर वहीं पर छुपे छुपे बोलता है कि ब्लड ग्रेट वाइत्रा, इनके लिखने का तरीका तो थोड़ा अलग है लेकिन ये बात बिल्कुल दासिथियस के लोगों के जैसे करते हैं। इवन कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी इन लोगों के बात करने का तरीका इतना सिमिलर कैसे हो सकता है। जिसमें सिल्विया बोलती है कि ग्रैंडपा ने मुझे इसके बारे में बताया था, ये सब असुरास के इंटरवेंशन मतलब कि असुरास के बीच में पड़ने की वजह से हुआ है। सदियों पहले जब वाइत्रा ग्रेट 8 असुरास सेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे तब उन्होंने सीक्रेटली अलास्ट्रिया और डाइसतन को एडवांस करने का प्लान बनाया था। आर्थर बोलता है कि शॉर्ट फॉर्म में जिस तरीके से असुरास ने हमें आर्टिफैक्ट देकर मदद की है। जिसमें सिल्विया बोलती है हाँ, लेकिन ये उससे पहले की बात है। लेसर्स को आर्टिफैक्ट उन्हें ग्रो करने के लिए दिए गए थे और वो इंस्टिंक्ट ना हो जाए इसलिए दिए गए थे। उनका आर्थर बोलता है अच्छा ऐसा है, लेकिन ये चीज बहुत ही ज्यादा डरावनी है कि हमें सर्वाइव करने के लिए और प्रोग्रेस करने के लिए डिटीज की मदद लेनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि हमने काफी देख लिया, अब हमें वापस चलना चाहिए। ये बोलते हुए आर्थर वहां से जाने लगता है कि तभी आर्थर को पीछे से आवाज सुनाई पड़ती है, सभी लोग अपने पोजीशन में आ जाओ, वो आ गई हैं। ये सुनकर आर्थर पीछे घूम कर देखता है। आर्थर जब उस छेद से झांक कर देखता है तो वो पाता है कि सभी के सभी वाइत्रा गेट के सामने अपनी मुंडी को झुकाकर बैठे हुए होते हैं। तभी उस टेलीपोर्टेशन गेट से कोई बाहर आता है। पहले उसकी सींगें टेलीपोर्टेशन गेट से बाहर आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, वो एक लड़की होती है जिसका नाम स्काइथ होता है, जो शायद अलास्ट्रिया के अंदर बहुत ही ज्यादा ऊंची पोस्ट पर है। वहीं पर उसे देखते हुए आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि एक रिटर्नर को हराने के बाद मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं एक स्काइथ को फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले मैंने इसका नाम स्काइथ बताया था तो मुझे माफ कर देना, इसका नाम स्काइथ नहीं है बल्कि इसकी पोजीशन स्काइथ है। जिस तरीके से एक रिटर्नर एक पोजीशन है, वहीं पर नीचे वो स्काइथ एक वाइत्रा से पूछ रही होती है कि आखिरकार सिलिड कहाँ पर है, जिसपे वो वाइत्रा बोलता है कि कमांडर सिलिड नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ स्पेन पे आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर आर्थर अपने मन के अंदर बोल रहा होता है कि ये जानने के बाद भी कि ड्वार्फ हमें धोखा दे रहे हैं, मैं पूरी तरीके से कंफर्म था कि हम लोग इस वॉर को जीत जाएंगे। लेकिन यहाँ पर स्काइथ को देखने के बाद सिल्विया भी बुरी तरीके से जम गई है। आर्थर बोलता है कि इस खूबसूरत सी लड़की के चेहरे के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर पर्सन है जो पूरे के पूरे डाइसतन को हिला कर रख सकता है। तभी वो स्काइथ आर्थर और सिल्विया की तरफ घूम कर देखती है, जिसकी वजह से आर्थर और सिल्विया की फट कर हाथ में आ जाती है। सिल्विया बोलती है कि आर्थर मुझे लगता है कि उसने हमें देख लिया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। वहीं पर आर्थर और सिल्विया की फटी पड़ी होती है। आर्थर सोच रहा होता है कि अब वो स्काइथ उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाली है, लेकिन तभी वहां पर खड़ा एक वाइत्रा स्काइथ से पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कुछ हुआ है। वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो अपनी उसी की टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर एक दीवार को बना लिया था अर्थ एलिमेंट की। लेकिन अब तक वो स्काइथ शायद जान गए थे कि आर्थर और सिल्विया यहाँ पर है। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और घूम कर वापस से दूसरी तरफ चली जाती है।
वो स्काइथ वहां से जाते हुए अपने प्रेशर को रिलीज कर रही होती है और वहीं पर हमें आर्थर को दिखाया जाता है। सिल्विया आर्थर से बोलती है कि मैं यहीं पर ट्रांसफॉर्म होकर उड़ना चालू कर दूं, जिस पे आर्थर बोलता है कि नहीं, लोगों को हमारी पोजीशन पता चल जाएगी और वो लोग हमें डिटेक्ट कर लेंगे कि हम लोग कहां पर हैं। जिसमें सिल्विया बोलती है कि लेकिन उस स्काइथ ने हमें पहले डिटेक्ट कर लिया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। आर्थर वहां पर तुरंत ही अपने उस वॉल को हटाता है। आर्थर बोलता है कि पहले मुझे भी यही लगा था कि उसने हमें पकड़ लिया, लेकिन इस वक्त तक मैं मिराज वॉल को यूज कर रहा था। उसने केवल ये डिटेक्ट किया होगा कि यहाँ पर कोई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि हम लोग यहाँ पर हैं, वरना भला क्यों कोई स्काइथ हमें देखने के बाद फिर इग्नोर करेगी। आर्थर वहां से निकलते हुए बोलता है कि ये अब बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मैं मिराज वॉल को तब तक यूज करता रहूंगा जब तक हम लोग इस डंजन से बाहर नहीं निकल जाते। तो सिल्विया बोलती है कि तुम मुश्किल से ही चल पा रहे हो और तुम मिराज वॉल को यूज करने की बात कर रहे हो। आर्थर उसकी सुनता नहीं है। आर्थर वहां से चलते चलते उस डंजन से बाहर निकलने लगता है। सिल्विया आर्थर से उसे कितना दूर चलना पड़ेगा कि जब वो उड़ सकती है। आर्थर बोलता है कि जब तक मेरा माना नहीं खत्म हो जाता तब तक। यही से सीन चेंज होकर फ्लाइंग कासल पर आता है, जहां पर हमें लैंडिंग स्पॉट पे किसी को खड़ा हुआ दिखाया जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि एले होती है। तभी एले के पीछे से कमांडर ऑड्रे आते हैं। कमांडर ऑड्रे एले से बोलते हैं कि यंग लेडी, यहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स आ चुके हैं। अगर जो तुम अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें टेलीपोर्टेशन रूम के अंदर जाकर ये करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रुके मेडिक्स को अपना स्पेस चाहिए। एले बोलती है कि मैं यहाँ पर किसी बॉयफ्रेंड का नहीं बल्कि अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ और मैं यहाँ पर किसी भी मेडिक के स्पेस के अंदर खलल नहीं डाल रही। कैप्टन ऑड्रे एले से पूछते हैं कि आखिरकार उसका भाई कौन है, जिसपे एले बताती है कि मेरे भाई का नाम आर्थर लेवाइन है, जो सुनकर कैप्टन पूरी तरीके से जन्ना जाते हैं। कैप्टन बोलते हैं, ओ वही कहूँ, तुम दोनों का एटीट्यूड इतना मैच क्यों कर रहा है, ये तो फैमिली रिसेम्बलेंस है। सुनकर एले बोलती है, क्या तुम मेरे भाई से मिल चुके हो? एले की ये बात सुनकर कैप्टन ऑड्रे अंदर जाते हुए बोलते हैं कि अगर जो वो तुम्हारा सच में भाई है तो तुम्हें और भी ज्यादा अंदर आकर वेट करना चाहिए, यहाँ पर मेडिक्स फालतू के रीजन के लिए नहीं आए। कैप्टन ऑड्रे वहां से जाने लगते हैं कि तभी अचानक से उनके सामने बू आ जाता है, जिसकी वजह से वो चौंक जाते हैं। कैप्टन ऑड्रे चीखते हुए बोलते हैं कि इसके बहन के पास भी एक और है। कैप्टन को चौंकता देख एले वहां पर ठट्टे मारकर हंसने लगती है। कैप्टन बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि बेसिक रिस्पेक्ट लेवाइन फैमिली के खूनी के अंदर नहीं दौड़ती। बोलकर कैप्टन ऑड्रे वहां से जाने लगते हैं। पीछे से बू उन्हें चिढ़ा रहा होता है। अभी वहां पर बची कुछ एली भी उसकी नकल करते हुए उसे चिढ़ाने लगती है और उसको चिढ़ाने के बाद बू और एली एक दूसरे को पकड़ कर ठट्टे मारकर हंसने लगते हैं। इधर गुस्से में कैप्टन ऑड्रे वहां से चले जाते हैं। एली वहां पर अंदर देखती है तो वो पाती है कि वहां पर बहुत ही सारे मेडिक्स होते हैं। एली बोलती है कि यूजुअल के मुकाबले यहाँ पर बहुत ही सारे मेडिक्स हैं, लेकिन तभी एली अपने आप को कंसोल करते हुए बोलती है कि मैं फालतू में चिंता कर रही हूँ। आर्थर जितना ही ज्यादा बेवकूफ है उतना ही स्ट्रांग है। वो हमेशा भले ही मार खाया हुआ लेकिन अपने पैरों पर खड़े होकर वापस आता है। एले का ये बोलना ही था कि तभी वहां पर सिल्विया अचानक से अपने ड्रैगन फॉर्म में एले के सामने अपेयर होती है और वो तुरंत ही आकर कासल के अंदर लैंड करती है। एले की वहां पर नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है और उसकी हालत को देखकर एले बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। मैं देखा जाता है कि आर्थर सिल्विया के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है। आर्थर की ये हालत देखकर एले वहां पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो आर्थर को ब्रदर कहकर बुलाती है। तभी वहां पर मेडिक्स आर्थर को अनकॉन्शियस स्टेट में सिल्विया के ऊपर से उतारते हैं। ये तो आर्थर लेवाइन है, सबसे नए लेंस। ऑड्रे ने हमें ये नहीं बताया था कि ये अनकॉन्शियस होंगे। अभी वहां पर सिल्विया चिल्लाते हुए बोलती है कि इसका माना कोर पूरी तरीके से खाली हो चुका है और हर 4 मिनट के अंदर ही अंदर ये बेहोश हो जा रहा है। इसके पांव काम करना बंद कर चुके हैं और इसका राइट साइड पूरी तरीके से केमिकली बर्न है। सिल्विया को वहां पर बात करता देख एले बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। एले के जितना बू भी वहां पर हैरान था। हमें इसके माना कोर और इसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर ध्यान देना होगा। मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चालू करो। एले भी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने सुना नहीं कि आखिरकार इसने क्या कहा, जल्दी से वो करो जो इसने कहा है। सिल्विया एले की तरफ देखकर नॉट करती है, बदले में एले भी नॉट करती है। वो मेडिक्स आर्थर को स्ट्रेचर पर उठाकर वहां से लेकर जाने लगते हैं। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है, जहां पर आर्थर को होश आता है। आर्थर को जैसे ही होश आता है, आर्थर के पास में सिल्विया बैठी होती है। सबसे पहले उसकी नजर सिल्विया के ऊपर पड़ती है, उसके बाद उसकी नजर एले और बू के ऊपर पड़ती है। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार मुझे हुआ क्या है। तभी यहाँ पर एकदम से आर्थर के सामने डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर बोलता है कि जब तक तुम्हें होश नहीं आ गया तब तक ये लोग तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। आर्थर डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार उसे बेहोश हुए कितना समय हो गया। इस पे डॉक्टर बोलते हैं कि 2 दिन पहले उसे यहाँ पर लाया गया है और लगातार 2 दिन से वो यहाँ पर बेहोश है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आर्थर बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है। आर्थर जल्दी से उठते हुए बोलता है 2 दिन। आर्थर वहां से उठते हुए बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द कमांडर वेरेन और एल्डर से मिलना होगा। आर्थर जैसे ही वहां से उठने की कोशिश करता है उसे बहुत ही ज्यादा जोरों से खांसी आने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं कि तुम्हें आराम से मूव करना चाहिए, हम लोग तुम्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल से स्टेबल कर पाए हैं। वो डॉक्टर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर मेंडुल है, मैं फ्लाइंग कासल के मेडिक्स का हेड हूँ। हमें यहाँ पर आपके ऑपरेशन करने के लिए आपकी परमिशन की जरूरत है। इससे पहले वो डॉक्टर कुछ और बोलता, आर्थर उस डॉक्टर से पूछता है कि आखिरकार कमांडर वेरेन और लॉर्ड एल्डर कहाँ पर हैं? मुझे जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी उनसे बात करनी होगी। तो सुनकर वो डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर देना जनरल, कमांडर वेरेन, कैप्टन ऑड्रा, कैप्टन ग्लोरी और जनरल आया के साथ कहीं बाहर गए हैं। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि वो जरूर साउदर्न बॉर्डर के ऊपर गए होंगे। अगर जो वहां पर उनका सामना अलास्ट्रिया के पल्टन के साथ हो गया तो फिर बहुत ही ज्यादा बुरा हो जाएगा। इससे भी ज्यादा बुरा अगर जो उनका सामना एक स्काइथ के साथ हो गया तो समझ लो भंटा धार रही है।